हे गाइस, जय हिंद। वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस ऑफ वान अकेडमी। टुडे इज 23rd ऑफ फेब, ट्यूसडे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स जो हम आज कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कोट ऑफ द डे। उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जिसमें फर्स्ट पेज के ऊपर ये दोनों न्यूज़ हैं, ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद कार्टून सेक्शन है, डेटा पॉइंट है, एडिटोरियल है और भी बहुत कुछ है आज। चलिए देखते हैं। आज स्टेट ऑफ द डे हमने कवर नहीं किया और आई होप कि आप लोगों ने ये सेशन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, ये ज्योग्राफी का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, हम पार्ट बाय पार्ट वाइज दोनों पार्ट इसके आ चुके हैं, 2 पार्ट आ चुके हैं। यानी कि हमने 10 क्वेश्चंस, जो 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, डिस्कस कर लिए हैं। हम डेली 5 क्वेश्चंस आपके लिए डिस्कस करेंगे। अभी शेड्यूल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए बाकी वीडियोस अभी हम नहीं लेके आ पाए और जल्द ही हम आपके लिए वो भी वीडियोस लेके आएंगे। डेली जो 5 क्वेश्चंस हम करेंगे प्रीवियस ईयर, और उसके बाद करंट अफेयर्स की रिवीजन के लिए सुबह 7 AM को आपके लिए वीडियो आएगा। एक और पार्ट 1 आ चुका है, आप देख सकते हो जाके और अपना रिस्पांस वहाँ पे दे सकते हो। उसी बिहाफ पे हम जो आने वाले पार्ट्स हैं उन्हें भी लेके आएंगे। हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ये भी देख सकते हो, इसका पार्ट 1 रिलीज हो चुका है। पॉलिटी के भी आप देख सकते हो पार्ट 1। चलिए स्टार्ट करते हैं कोट ऑफ द डे के साथ। नेवर स्टॉप फाइटिंग अंटिल यू अराइव एट योर डेस्टिन्ड प्लेस। जो आपका डेस्टिनेशन है, जो आपका एम है, जब तक आप वहां पे अराइव नहीं करते, जब तक आप वहां पे नहीं पहुंचते, नेवर स्टॉप फाइटिंग। आप लड़ना मत छोड़िए, फाइट करना मत छोड़िए। दैट इज द यूनिक यू। यही देखिए, अब तक आपसे पहले, आज से पहले और आज के बाद आप जैसा कोई भी नहीं है। चाहे वो ट्विंस भी हों, लेकिन हर एक में यूनिकनेस होती है। आप में, मेरे में, हर एक में एक यूनिकनेस है। उस यूनिकनेस को पहचानिए। और इन्हीं की एक बुक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक बुक है और उसमें लिखा है कि द यू आर बोर्न टू ब्लॉसम। उसमें एक मोटिवेशनल बुक है, उसके अंदर इन्होंने बताया है कि हर एक के अंदर यूनिकनेस होती है, एक क्वालिटी होती है, लेकिन उसको पहचानने के लिए भी कोई होता है, उसको पहचानने के लिए एक इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। और आप अपने यूनिकनेस को पहचानिए और देखिए कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, क्या क्वालिटीज़ हैं। और आप जो तैयारी कर रहे हो अपनी एग्ज़ाम की, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उस बिहाफ पे आप अपने आप को जज करो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। अपने आप को एनालाइज करो और जितनी प्रेपरेशन की, जितनी मेहनत की आपको ज़रूरत है वो आप करिए। हैव एन एम इन लाइफ। सबसे पहले एम देखिए। कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज। उस एम के लिए लगातार जो नॉलेज है उसे एक्वायर करते रहा कीजिए। उसके बाद वर्क हार्ड एंड स्मार्ट एंड हैव परसेवरेंस टू रियलाइज द ग्रेट लाइफ। उसके बाद आप मेहनत कीजिए और तब जो आपका एम है वो आपको मिलेगा। और यहाँ पे फर्स्ट लाइन के अंदर, फर्स्ट लाइन में लिखा है नेवर स्टॉप फाइटिंग। कभी भी लड़ना मत छोड़िए। देखिए, अगर आप एक बार फेल होते हैं या किसी टेस्ट के अंदर या किसी भी लाइफ के किसी भी पोर्शन के अंदर, किसी भी पार्ट के अंदर, किसी भी मोड़ के ऊपर लाइफ के, आप एक बार फेल होते हो, एक बार गिरते हो। अगर आप गिरे हो तब आप फेल नहीं हुए, उस मोमेंट पे आप फेल नहीं हो। अगर आप गिर के उठ गए हो तो तब आप फेल नहीं हो। लेकिन अगर आप गिरे ही रहते हो, उठते नहीं हो, अपने आप को पहचानते नहीं हो और खुद सेल्फ मोटिवेट अपने आप को नहीं करते, तब आप फेल हो। लेकिन अगर आप गिर के फिर से खड़े हो जाते हो, नेक्स्ट जो जिंदगी, नेक्स्ट जो उसकी इनिंग है या नेक्स्ट जो बॉल आपको आपकी तरफ आ रही है ज़िंदगी की, लाइफ की, अपने बैट के साथ, अपने हार्डवर्क के साथ ऐसा बैट घुमाइए कि आप उस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए फ़ायदेमंद बनाइए और हमेशा ही लड़ते रहिए, हमेशा ही मेहनत करते रहिए। लेट्स स्टार्ट विद इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल्स। ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और इसका जो इसी के साथ सॉरी, और इसी के साथ एक एडिटोरियल है जो हमने डिस्कस नहीं किया आज। आप उसे पढ़ सकते हो जाके, एडिटोरियल मैं आपको बता दूंगा और वो आप जाके आज होमवर्क के लिए आप पढ़ सकते हो। और देखिए, बहुत सारे बच्चे साथ साथ में तैयारी करते हैं। कुछ बच्चे ऑफलाइन तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे ऑनलाइन तैयारी करते हैं। और आप जो भी प्रिपरेशन करते हो, देखिए द हिंदू एनालिसिस, आप इसमें से करंट अफेयर्स के नोट्स अपने जो आपने कोर सब्जेक्ट्स के अपने टॉपिक किए हुए हैं, आप उनके साथ इनके नोट्स बना सकते हो। अलग से इनके नोट्स ना बनाएं तो अच्छा है। या आप इस तरह से कर सकते हो, अगर आपने इसके नोट्स भी बनाने हैं तो आप एक कॉपी ले सकते हो और उसका एक पेज जो है उसके ऊपर लिख सकते हो। उसके एक पेज के ऊपर आप लिख सकते हो
कि हर जैसे GS 1 2 3 का जो सिलेबस है, जो बच्चे UPSC CSE की तैयारी कर रहे हैं, और एक पेज के ऊपर आप लिख सकते हो कि ये सिलेबस, हाँ उसके नीचे आप जो जो भी टॉपिक पढ़ते हो उस टॉपिक के रिलेटेड, उस सिलेबस के पोर्शन के रिलेटेड आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इस तरह से आपकी जो प्रिपरेशन है, या आप इस तरह से अप्रोच फॉलो करेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। अदरवाइज आप ये काम कर सकते हैं, इसका ऑल्टरनेटिव है कि जहाँ पे आप अपने टॉपिक्स मेंशन करते हो, जब आप ऑफलाइन कोचिंग लेते हो, ऑनलाइन कोचिंग लेते हो, वहाँ पे आप नोट्स बनाते हो ना, तो वहाँ पे आप जो करंट अफेयर पढ़ते हो, अगर आपने नोट्स पहले से बनाए हैं वहाँ पे, तो आप साइड में उसके थोड़ा सा मेंशन कर दीजिए। देखिए जैसे ये एक पेज है ना, और जैसे आप यहाँ पे पॉइंट्स लिखते हो, या आपके जो भी आपने आपके टीचर्स ने आपको कोचिंग के अंदर करवाए, आप सेल्फ स्टडी करते हो, जो भी आप पॉइंट्स बनाते हो, तो इतनी जो नीचे जगह है वो छोड़ दीजिए, या उसके साइड में आप इतनी जगह छोड़ दें, ताकि न्यूज़ के रिलेटेड जैसे आप पढ़ते हो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अंदर, जैसे हमारा प्रेसिडेंट होता है ना, प्रेसिडेंट के, सपोज कि आप प्रेसिडेंट का टॉपिक पढ़ रहे हो, उसमें आप आर्टिकल 52 देखते हो, या बहुत सारे इस तरह से आर्टिकल देखते हो। इन केस की सुप्रीम कोर्ट के अंदर या न्यूज़पेपर के अंदर कोई भी एग्जाम्पल आई है प्रेसिडेंट को लेके, या कोई भी प्रेसिडेंट ने किसी को अपॉइंट किया है, किसी को उन्होंने हटाया है, वो आप वहाँ से टॉपिक यहाँ पे देखिए और वहाँ से उसे रिवाइज करिए। अगर या न्यूज़पेपर के अंदर आपने कोई चीज़ देखी और आपके नोट्स के अंदर वो मेंशन नहीं है, तो तुरंत उसे मेंशन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप जब अपने नोट्स को रिवाइज करोगे, तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके नोट्स के अंदर वो चीज़ मेंशन है। लेकिन क्या होता है कि द हिंदू जो है, ऐसा होता है कि 70% जो सिलेबस है, जो करंट अफेयर्स का, ये कवर कर देता है, लेकिन जो बाकी 30% है, जैसे कि अ, आप जो PIB है, जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल एक चैनल है, एक नेटवर्क है, वहाँ पे आप जो साइट है गवर्नमेंट की, वहाँ पे आप डेली एक बार उसे स्क्रॉल कर सकते हो, और चीज़ें वहाँ पे पढ़ सकते हो। अगर वो चीज़ें द हिंदू के अंदर और वहाँ पे सेम है, तो आप एक में से पढ़ सकते हो, लेकिन अगर सेम नहीं है, तो आप फिर उसे अलग से आप अपने नोट्स के अंदर मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा जो करंट अफेयर्स की मैगजीन रहती हैं, जैसे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे फ्री मैगजीन जो प्रोवाइड करते हैं, जैसे विजन है या इनसाइट्स है, वो आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो भी अपना जो मटेरियल है इसी में से बनाते हैं, द हिंदू में से, या राज्यसभा का कोई डिबेट है वहाँ से, या फिर उसके अलावा PIB की कोई न्यूज़ है, या डाउन टू अर्थ एक जैसे मैगजीन है एनवायरनमेंट को लेके, उसके रिलेटेड वहाँ पे कोई न्यूज़ है, तो वहाँ से वो इंक्लूड करते हैं। और अगर आप वो भी पढ़ोगे, जैसे एक मंथ की अभी जनवरी की आई होगी, है ना, जनवरी की, या जनवरी की लास्ट मंथ की अभी आई होगी, फरवरी की अभी नहीं आएगी, तो जनवरी की आप क्या है कि आप डेली 5 to 6 पेजेस आप डेली पढ़ सकते हो, और उसमें जो प्रीलिम्स के फैक्ट्स दिए होते हैं लास्ट पे, वो भी आप कवर कर सकते हो साइड बाय साइड। देखिए इससे क्या होगा कि अगर आप साथ साथ में करते जाओगे, एक ही दिन में या 2 दिन में, 3 दिन में एक मैगजीन नहीं पढ़ी जाती, आराम से आप पढ़ो। तीन लगभग आपको इस तरह से आपको 2 हफ्ते लगेंगे, 2 हफ्ते के अंदर आपकी जो मैगजीन है करंट अफेयर्स की, 1 महीने की खत्म हो जाएगी। देखिए पहली बार जब आप पढ़ते हो तो आराम से पढ़िए, और उसके बाद जब आप एक बार पढ़ लोगे मैगजीन, जल्दी से रिविजन करिए, उसकी रिविजिट करिए उसे, और 15 दिनों के बाद 2 दिन लगा के उस मैगजीन को खत्म कीजिए। पहले 15 दिनों में पढ़िए, फिर 2 दिन में पढ़िए, 17 दिनों में एक, यानी कि 1 महीने के अंदर आपकी जो प्रीवियस अगर मैगजीन्स आपने करनी है, तो आराम से आपकी 1 महीने के अंदर 2 मैगजीन्स आपकी जो करंट अफेयर्स की जो मैगजीन्स है वो कवर हो जाएंगी। इससे क्या होगा कि आपके जो टॉपिक्स है वो भी रिवाइज हो जाएंगे। एक बार फिर फाइनल आप बिफोर द एग्जाम आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ा है एक बार, तो आपको तब याद थोड़ी करना है, आपको समझना नहीं है वहां पे, आपको सिर्फ रिवाइज करना है उसे। ठीक है, इस तरह से आप अप्रोच फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पे कांग्रेस लेड गवर्नमेंट फॉल्स इन पुडुचेरी। पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है जिसके अंदर लेजिस्लेचर भी है। लेजिस्लेचर का मतलब कि वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, यानी कि वहाँ पे CM भी होते हैं, और उसके अलावा वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रहते हैं, जो कि एक सेंटर के नॉमिनी होते हैं। वहाँ पे सेंटर नॉमिनेट करता है उन्हें, वहाँ पे अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं उन्हें। और यहाँ पे आपने रिसेंटली देखा कि ये जो CM थे वहाँ पे, चीफ मिनिस्टर थे, ये डॉक्टर जो किरण बेदी हैं वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे, उनको लेके ये काफ़ी परेशान थे, और लगातार इनकी डिमांड्स आ रही थी
कि जो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे काम नहीं कर रहे। और हमने ऑलरेडी ये डिस्कस भी किया, आप लोग जानते होंगे कि हमने पहले भी इस एनालिसिस के अंदर डिस्कस किया बहुत अच्छे से। जो बच्चे डेली फॉलो करते हैं उन्हें बहुत ईजी लगेगा ये टॉपिक। और जो डॉक्टर किरण बेदी थी वहाँ पे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पुडुचेरी के अंदर, और कुछ ही दिन पहले अभी उनको वहाँ से उस पोजीशन से हटाया गया प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा उन्हें वहाँ से रिमूव किया गया और वैकेट करने के लिए बोला गया अपनी जो पोजीशन है वहाँ पे। और ये जो सीएम थे वहाँ पे, पुडुचेरी के जो चीफ मिनिस्टर थे, ये कांग्रेस के थे, और इन्होंने यानी कि बहुत जोर लगाया वहाँ पे उनको हटवाने का। और सेंटर ने जो प्रेसिडेंट ने वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर को हटा दिया, क्योंकि वहाँ पे जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि देखिए एज एन ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल जब हैं वहाँ पे आप, तो आप वही करिए जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलो करता है। सपोज कि आप डीएम है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप डीएम है, तो आपके क्या क्या रोल्स हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं आपके, आप वही काम कीजिए, ना कि आप कोई और काम जो आपको, हाँ, चाहे वो कितना भी ठीक है, वो काम कितना भी वो अच्छा काम है, कितना भी किसी की हेल्प के लिए, भलाई के लिए है, लेकिन अगर आपकी वो ड्यूटी नहीं है तो आप उसमें दखल अंदाजी नहीं दे सकते, आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। अदरवाइज आपको सस्पेंड किया जा सकता है, आपको वहाँ से रिमूव किया जा सकता है, और यू कैन ऑल्सो पिनलाइज, आपको पेनल्टी भी उसकी देनी पड़ सकती है, आपको पनिशमेंट मिल सकती है उसके रिलेटेड। अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोरालिटी है, या कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या क्या चीज़ें अलो करता है, वही आप कीजिए। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जैसे वहाँ पे जो डॉक्टर किरण बेदी थी, और उनको वहाँ पे इन्होंने लगातार डिमांड की कि इनको हटाया जाए यहाँ से। और उसके बाद जब उन्हें डॉक्टर किरण बेदी को हटाया गया, तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे, नए आए थे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि तेलंगाना के गवर्नर थे, उन्हें और एडिशनल चार्ज भी दिया गया उन्हें पुडुचेरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने का। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आते, जैसे यहाँ पे आप नाम पढ़ सकते हो, तमिल सई सौंदराजन जो थे, और काफ़ी कोऑर्डिनेटेड कोऑर्डिनेटेड और इंक्लूसिव ये गवर्नर थे वहाँ पे। और इन्होंने क्या किया कि आते ही वहाँ पे मिनिस्टर सॉरी, आते ही इन्होंने वहाँ पे मिनिस्टर को बोला कि आप एक फ्लोर टेस्ट करवाया वहाँ पे, जिसमें फ्लोर टेस्ट क्या होता है कि वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं, या सेंटर के अंदर अगर प्राइम मिनिस्टर हैं लोकसभा के अंदर, तो वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या चीफ मिनिस्टर हैं, मैं लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे उनको क्या होता है कि उन्होंने एक मोशन वहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है, जिसके अंदर वो यानी कि एक मोशन लेके आएंगे, एक मोशन ऑफ, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस आप मूव करोगे। चीफ मिनिस्टर इन्होंने मूव किया मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस, और वहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं उसके अंदर लेजिस्लेटिव जितने भी मेंबर्स हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने वोट करना है कि हाँ, हम इस चीफ मिनिस्टर के साथ हैं, हम हमें कॉन्फिडेंस है हाउस के अंदर, या इन्हें बरकरार रहना चाहिए यहाँ पे, और वो वोट करते हैं बाय रेजिंग देयर हैंड्स। और क्या हुआ कि इन्होंने जो कॉन्फिडेंस था वहाँ पे वो लॉस्ट कर गए, और अभी ये बोल रहे हैं कि ये गवर्नमेंट की एक सेंटर की एक ट्रैप था सेंटर का, जो कि उसने बहुत पहले जो बाकी स्टेट्स हैं उसके अंदर भी उन्होंने अपनाया है। और इसी के साथ आप याद रख सकते हो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो रहता है, उसके अलावा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और उसके बाद काफ़ी इस तरह की जो चीज़ें हैं जो इसके साथ आप रिलेट कर सकते हो, जैसे 1967 के अंदर जब कांग्रेस जो थी उसकी जब उसकी जगह कोई और गवर्नमेंट बनी सेंटर के ऊपर, और जब क्लैशेस हुए आपस में। और देखिए सबसे पहले जो 1950 से लेके 1967 तक लगातार जो है कांग्रेस रही सेंटर के अंदर, और बाकी जो स्टेट्स थे उसके अंदर भी रही। और वो एक ऐसी चीज़ थी कि अभी उसे टेस्ट नहीं किया गया था कोई भी। जैसे देखिए आर्मी के अंदर भी, डिफेंस के अंदर भी बोला जाता है कि कोई भी प्लान है, जब तक वो ग्राउंड के ऊपर टेस्ट नहीं होता, ग्राउंड के ऊपर आता नहीं है, तब उसके टेस्टिंग नहीं होती वहाँ पे। और जो दोनों सेंटर और स्टेट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स थी, और जब उसके बाद टेस्ट हुआ, और उस टेस्ट में फिर दोबारा से तब पता चला कि जब सेंटर में अलग और स्टेट में अलग गवर्नमेंट बनी। और ये आप याद रख सकते हो 1967 तक जो था बेसिकली ज़्यादा जो कांग्रेस का था कि दोनों स्टेट और सेंटर के अंदर दोनों सेम गवर्नमेंट है। और उसके अलावा अभी जो है इनको वहाँ से
रिज़ाइन देना पड़ा, इन्होंने लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है उनको रिज़ाइन दिया है इन्होंने। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देखिए अभी आपने सपोज कि आपने अपने नोट्स बनाए हैं और वहाँ पे आपने लिखा है कि चीफ मिनिस्टर जो रिज़ाइन करते हैं या प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है किसे देते हैं। इन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर यहाँ पे आपने न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिया वहाँ पे। देखिए आप पहले आपने करंट अफेयर्स के अंदर मेंशन किया, यहाँ पे आपको टॉपिक वो रिवाइज हो गया। इसलिए जो द हिंदू न्यूज़पेपर है या कोई भी न्यूज़पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस है, बेसिकली द हिंदू जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़पेपर माना जाता है, या इंडियन एक्सप्रेस, इनके अंदर जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं वो एक अथेंटिक सोर्सेज माना जाता है। 1878 से लेके ये न्यूज़पेपर जो है चल रहा है, तो आप इसे ज़रूर पढ़ सकते हो। सिर्फ एनालिसिस नहीं देखना, आपने न्यूज़पेपर भी पढ़ना है। जी जो कि चाइना के प्रेसिडेंट हैं, जी जिनपिंग, में विजिट इंडिया इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर। और ब्रिक्स जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक उसके अंदर ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। और रिसेंटली साउथ अफ्रीका उसके अंदर अभी ज्वाइन किया है। साउथ अफ्रीका ने सबसे लास्ट पे, पहले ब्रिक था ये, और ब्रिक के बाद ये ब्रिक्स बना, ब्रिक टू ब्रिक्स, ब्रिक से ब्रिक्स बना ये। और इसके समिट के लिए जो इंडिया में होने वाला है, और चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वो अभी आ सकते हैं, ऐसा माना जाता है, मे विजिट इन इंडिया इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर। और बॉर्डर क्राइसिस जो जैसे आपको पता है कि चल रहे हैं दोनों नेशंस के बीच में, और चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बोला कि जो बॉर्डर क्राइसिस है वो इम्पैक्ट नहीं करेंगे इस मीटिंग को, और ज़रूर ये मीटिंग जो है ये होगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट पेज के ऊपर सेम पेज के ऊपर एक न्यूज़ था, वरावरा राव गेट्स बेल फॉर 6 मंथ्स ऑन द हेल्थ ग्राउंड्स। बॉम्बे जो हाई कोर्ट है उसने ग्रांट किया है इंटरिम बेल फॉर 6 मंथ्स ऑन मेडिकल ग्राउंड्स टू द पोएट जो पोएट जिनका नाम है वरावरा राव, 82, इन द भीमा कोरेगांव वायलेंस केस। भीमा कोरेगांव आप हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हो, अपनी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हो, जो रिबेल्स हुए थे वहाँ पे। और उस केस के अंदर जो वायलेंस वहाँ पे हुआ था काफ़ी देर पहले, वहाँ पे इनको जो है पनिशमेंट दिया गया था, इम्प्रिजनमेंट, इनको इम्प्रिजनमेंट किया गया इनको। और कोर्ट ने कहा दिस इज द जेन्युइन एंड फिट केस टू ग्रांट रिलीफ और एल्स वी विल abdicating our constitutional duty and function as a protector of human rights and right to health covered under right to life granted by the Constitution of India। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट जो है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एज अ रोल जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनकी ड्यूटी है, एंड फंक्शन एज अ प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट का प्रोटेक्टर है आर्टिकल 32 के अंदर, एंड अंडर आर्टिकल 32 एंड अंडर आर्टिकल 226 जो है राइट टू हेल्थ है, जो कवर किया जाता है अंडर राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 के अंदर आता है राइट टू लाइफ, और उसी राइट टू लाइफ के अंदर आता है राइट टू हेल्थ। और इसी को देखते हुए जहाँ पे जो डिवीजन बेंच था बॉम्बे हाई कोर्ट का, ऑफ जस्टिस एस शिंदे एंड मनीष पिटल, डायरेक्टेड that Mr. Rao be discharged from the private hospital where he is admitted depending on his health condition and be released on bail for 6 months on furnishing a bond of ₹50,000। और उनको अभी जो बेल ग्रांट कर दी गई है हेल्थ ग्राउंड के ऊपर। और राइट टू हेल्थ जो है राइट टू लाइफ के अंडर कवर होता है आर्टिकल 21 के अंदर। राइट टू हेल्थ राइट टू लाइफ के अंदर कवर होता है आर्टिकल 21 के अंदर। ये आपको प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है। जैसे 2019 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस। हम अपनी एक सिटीजन जो है अपनी मर्जी के अनुसार, या कोई भी पर्सन अपनी मर्जी के अनुसार इंडिया के अंदर किसी पर्सन को किसी पर्सन के अपनी जो अपनी चॉइस के पर्सन के साथ वो मैरी कर सकता है। ये किसके अंदर, किस आर्टिकल के अंदर, या किस आर्टिकल के अंदर बेसिकली ये कवर होता है, तो वो आर्टिकल 21 उसका आंसर था। इसी तरह से राइट टू जो हेल्थ है राइट टू लाइफ, जो कि आर्टिकल 21 के अंदर है, वहाँ पे कवर हो सकता है। आप ज़रूर इसे याद रखिए, डायरेक्ट प्रीलिम्स क्वेश्चन इससे आपसे पूछा जा सकता है। देशभक्ति कोर्स टू इंस्टिल विजडम इन स्टूडेंट्स। देखिए जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए आज का वो एक सीड है, या एक
सैपलिंग्स हैं छोटे छोटे, जो कि आने वाला हमारा फ्यूचर है, इस देश को संभालेंगे। और बहुत ज़रूरी है एजुकेशन। देखिए एजुकेशन मिनिस्टर हैं जो दिल्ली के अंदर, कि किस किस तरह से वो नए नए करिकुलम लेके आ रहे हैं। जैसे उन्होंने हैप्पीनेस करिकुलम लेके आए, वो अभी देशभक्ति जो करिकुलम लेके आने वाले हैं, वो उसके रिलेटेड हम यहाँ पे देखेंगे। एजुकेशन जो मिनिस्टर हैं वहाँ पे दिल्ली के अंदर, मनीष सिसोदिया, ऑन मंडे रिव्यूड द प्रोग्रेस ऑफ देशभक्ति। उन्होंने दोबारा से जो 1 साल पहले उन्होंने लॉन्च किया था उसे रिव्यू किया। विद दिल्ली गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स टू लॉन्च इन ऑल स्कूल इट्स स्कूल फॉर चिल्ड्रन क्लास केजी से लेके 8 तक फ्रॉम 2021 टू 2022 academic session. The Deshbhakti curriculum is aimed in instilling values that will prepare children to be active and committed citizens who contribute to nation building. The curriculum shall comprise themes related to understanding self, family, school, community, society. देखिए बच्चे जो स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, और आप देखते ही हो कि स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल्स रहते हैं, क्या स्टेटस है वहाँ पे, एजुकेशन का क्या स्तर है वहाँ पे, पढ़ाई का, एजुकेशन का, शिक्षा का क्या स्तर है वहाँ पे, और इसे उठाने की बहुत ज़रूरत है। और दिल्ली का जो गवर्नमेंट जो मॉडल है, एजुकेशन मॉडल है जो दिल्ली का, वो नॉट इन इंडिया, दैट इज़ ऑल्सो बीइंग अप्रिशिएटेड बाय ऑल ओवर द वर्ल्ड। बांग्लादेश ने अभी जैसे पिछले साल अभी उन्होंने वहाँ पे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं इनको इनवाइट किया था कि आप आके वहाँ पे डिस्कस करें। और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इन्हें वहाँ पे इनवाइट करते हैं, या यानी कि बहुत अप्रिशिएट किया जाता है उस मॉडल को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक बुकिश लैंग्वेज या रॉट वहाँ पे एजुकेशन या रॉट स्टडी नहीं होती। वहाँ पे सिर्फ जो क्रैमिंग की स्टडी है वो नहीं है। जैसे वहाँ पे पढ़ते हो कबीर के बारे में पढ़ाया जाता है बचपन में, या किसी रिलीजियस लीडर के बारे में पढ़ाया जाता है, या किसी जैसे हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें जो हमारे नोबल आइडियल्स हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो किस तरह से जब आप उनके बारे में पढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, भगत सिंह के बारे में, देन बहुत सारे ऐसे जो लीडर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, तो किस तरह से हमें उनके जैसे काम करना है, वो चीज़ें भी सिखाई जानी चाहिए स्कूल के अंदर। ना कि टीचर आए, चैप्टर पढ़ाए, बस ख़त्म है, क्वेश्चन आंसर करवाए, पीछे बैक एक्सरसाइजेस के टेस्ट लिए, बस ख़त्म। इस तरह से नहीं है। उनके अंदर वो क्वालिटीज़ जो हैं वो इंस्टिल करनी चाहिए। क्या फ़ायदा अगर वो लीडर्स की क्वालिटीज़ हमारे अंदर ना हो, हम स्टूडेंट्स के अंदर ना हो। तो ये जो बहुत एक ज़रूरी था चेंज लेके आने के लिए। और सिमिलर जो एम है यहाँ पे वानी अकेडमी का है। आप देख सकते हो कि द हिंदू एनालिसिस जो आता है, या डेली न्यूज़ एनालिसिस जो आता है, किस तरह से आपके अंदर जो बच्चे रिलीजियसली इसे फॉलो कर रहे हैं, उनके अंदर उन्होंने अपने अंदर चेंज देखा होगा। आई होप, और आप अपने रिव्यूज़ भी दे सकते हो यहाँ पे। चलिए डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे जो बिगेस्ट गैप इन द एजुकेशन सिस्टम इज दैट इट सीक्स टू डिलीवर नॉलेज बट नॉट विजडम। देखिए जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है वो इस तरह का है कि हम हमारा जो ध्यान है सिर्फ नॉलेज गेन करने की तरफ है, या स्टूडेंट्स को सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए। देखिए देर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। नॉलेज तो उस टेररिस्ट को भी होती है वेपन को चलाने की। नॉलेज तो जो लादेन था उससे भी थी, है ना। तो विजडम क्या है? विजडम ये है कि हमें ह्यूमैनिटी जो है, इंसानियत जो है, उसका ध्यान कैसे रखना है, किस तरह से अच्छे सिटीजन बनना है, अच्छे नागरिक कैसे बनना है, एक ह्यूमन बीइंग कैसे बनना है अच्छे, क्योंकि हम जानवर नहीं हैं। और नॉलेज जो है वो एक जानवर के पास भी हो सकती है, लेकिन नॉलेज होना इज नॉट सफिशिएंट। नॉलेज के साथ अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत मायने रखता है। इसलिए हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक गैप है जो हमें फिल करना है। देशभक्ति करिकुलम जो है शैल स्ट्राइव टू ब्रिंग विजडम टू सेंटर ऑफ द एजुकेशन डिस्कोर्स। और ये जो करिकुलम है ये ज़रूर इस गैप को पूरा करने की यहाँ पे कोशिश करेगा। न्यूज़ ट्रेन आप देख सकते हो जो पोस्टर के अंदर दिया हुआ है कोविड-19 का, और कैसे अभी जो देश है इसके साथ उलझ रहा है। न्यूज़ ट्रेन इवन फ्रॉम जो अदर वेरिएंट्स जो हैं, यूके के वेरिएंट्स और साउथ अफ्रीका के जो वेरिएंट्स हैं, और वो जो हमारे सिटीजन्स के अंदर आप देखे गए हैं। तो अभी जो डॉक्टर्स हैं, या जो हमारा फर्स्ट जो लाइन पे रहते हैं जो लोग हैं, किस तरह से अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको संभाला जाए। पहले अभी देखिए अभी नया ये मॉडिफाई होके आया है, तो किस तरह से इसे संभालना है।
वो भी अभी बहुत ज़रूरी बन गया है देश के लिए। और किस तरह से दोबारा से जो फरवरी के अंदर जो पीक है दोबारा से बेसिकली जो केसेस आते हैं दोबारा से सर्ज हुए हैं या दोबारा से वो बढ़ने स्टार्ट हुए हैं, वो भी एक बहुत ज़रूरी है। और सेंटर ने इसलिए जो स्टेट्स को ऑर्डर दिया था कि जो आरटी पीसीआर जो टेस्ट हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो आरटी पीसीआर टेस्ट हैं, रिवर्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो टेस्ट हैं, किस तरह से उन्हें बढ़ाने की वहाँ पे बात की गई थी, ऑर्डर दिया गया था सेंटर को, स्टेट्स को, सेंटर द्वारा स्टेट्स को। और वो भी आप कल की जो एनालिसिस है उसमें देख सकते हो। और इसमें डेटा पॉइंट जो है क्रैश इम्पैक्ट क्या रहता है, बहुत अच्छे ये डेटा पॉइंट रहते हैं, बहुत अच्छे आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। इस चीज़ का आप एक बार पढ़ सकते हो और इसे, और वहाँ से आप जो नोट्स हैं वो बना सकते हो। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और ये हम कवर नहीं कर सकते, कल हमने डिस्कस किया था। और आज ज़रूर प्लीज़ इसे आप होमवर्क एज अ होमवर्क ज़रूर इसे पढ़िए। एडिटोरियल जो है वो सेम ही है, वहाँ पे पुडुचेरी की जो कंडीशन है वहाँ पे बताया गया है। और नेक्स्ट जो है एक न्यूज़ है, न्यूज़ सेक्शन के अंदर था, लेपर्डस बीटन टू डेथ इन हसन। हसन जो है एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कर्नाटका के अंदर, और उसके अंदर ये एक छोटा सा एक हैमलेट है, यानी कि एक छोटा सा, ये आप यहाँ पे आप हैमलेट देख सकते हो। और इस तरह के जो वर्ड्स हैं आपकी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग भी करेंगे। एक स्मॉल विलेज है ये, या स्मॉल टाउन इसे बोल सकते हो। लेपिडस जो थी वहाँ पे उसे मार दिया गया और उसकी डेथ हो गई वहाँ पे, आफ्टर इट अटैक टू पीपल। देखिए, और जब ये 2 साल की एक लेपर्ड थी वहाँ पे, और जब ये इसने अटैक किया लोगों के ऊपर सबसे पहले, और यही है मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट, जो कि एक वन ऑफ द इन्वायरमेंट को लेके, इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैन एंड एनिमल कन्फ्लिक्ट को लेके। और 2 साल की थी ये, और इसने जब सबसे पहले जो वहाँ के रेजिडेंट्स थे उस हैमलेट के, ऑफ द बेंदेकेरे हैमलेट, इट हैड अटैक्ड 5% इंक्लूडिंग अ वेटेरियन, जिसने ट्रैंक्विलाइज करने की से कोशिश की। ट्रैंक्विलाइज क्या होता है कि जानवर को वहाँ पे जो जंगली जानवर है या कोई भी जानवर है वहाँ पे उसे शांत करना। एक डार्ट होता है, जैसे कि एक एक तरह से जो गन होती है उसके अंदर से एक जैसे एक टीका होता है वहाँ पे उसे थ्रो करते हैं, जैसे डार्ट होता है, आपको पता ही होगा कि और उस तरह से ये थ्रो किया जाता है, एनिमल के ऊपर अटैक उससे किया जाता है। और एनिमल की बॉडी के ऊपर ये जब लग जाता है, और उसके बाद जो मेडिसिन है उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है, और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है थोड़ी देर के लिए, ताकि उसे दोबारा से वहाँ पे छोड़ा जाए। और जो वेटेरिनियन थे उसके ऊपर भी लेपर्ड ने अटैक किया। उसके बाद उसी विलेज के अंदर एक शादी का माहौल था, और जब वहाँ पे मोटर बाइकर्स थे उनके ऊपर, और एक 2 ईयर वहाँ पे एक फीमेल थी और उसके बच्चे के ऊपर जब इसने ये 2 ईयर ओल्ड जो लेपर्डस है इसने अटैक किया वहाँ पे, लोगों ने वहाँ पे घबरा के, और वहाँ पे लाठियों से वहाँ पे मारना शुरू कर दिया उसे घेर के, और उसके बाद ये लेपर्डस थी जो वहाँ पे मर गई। अब आपके लिए और इनके ऊपर विलेजेस के ऊपर जो है वहाँ पे जो यहाँ पे देख सकते हो, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वुड रजिस्टर, यहाँ पे रजिस्टर करेंगे अभी ये केस विलेजर्स के खिलाफ। और यहाँ पे एक बाद्रा टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे बाद्रा टाइगर रिजर्व चिकमगलूर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे उसके अंदर है भद्रा टाइगर रिजर्व। देखिए जो तुंगभद्रा रिवर है ना, तुंगा रिवर और भद्रा रिवर जो है, ये पहले तो आपको बताना होगा कि किसकी ट्रिब्यूटरी हैं ये, ठीक है। और किस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं ये, तुंग और भद्रा जो हैं किस रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं, क्या गोदावरी की हैं, क्या कृष्णा की हैं, क्या महानदी की हैं, और इन तीनों में से आपको बताना होगा। देखिए जो भी आप रेगुलरली फॉलो करते हो वेल एंड गुड, लेकिन आप प्लीज़ जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आप ज़रूर इन्हें डिस्कस कीजिए। चलिए बताइए कि जो भद्रा रिवर है, तुंगभद्रा रिवर है, ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी तो आप जानते हैं कि जो कंट्रीब्यूट करती है अपना वाटर दूसरी रिवर को, ठीक है। और चलिए और ये जो डिप्टी कंजर्वेटर थे वहाँ पे जो फॉरेस्ट के, उन्होंने इस तरह से कहा कि ट्रैप बिछाया गया एक एनिमल के लिए, और उनके उसके बाद जो है विलेजर्स ने वहाँ पे हत्या कर दी उसकी, मार दिया उसको। और देखिए यहाँ पे एक मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट की बात की जाती है ना। और अगर सपोज कि हमारे ही विलेज की या हमारे टाउन की ये बात हो, और जो जानवर है वहाँ पे अटैक कर रहा है,
तो विलेजर्स जो हैं उनके पास तो इस तरह की कोई यानी कि है नहीं, लेकिन उन्होंने अपने आप को बचाना है। अब हो सकता है कि ज़्यादा लोगों की वहाँ पे डेथ हो सकती थी। और जब एनिमल और ह्यूमन की बात आती है तो आई थिंक कि एनिमल को ही प्रेफरेंस मिलती है, ये हमारे एथिक्स में आप कवर करते हो। लेकिन चलिए, फिर भी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उससे ज़्यादा अलर्ट रहने की वहाँ पे ज़रूरत थी। और आपकी क्या राय है वहाँ पे, क्या उन्हें मारना चाहिए था उस जानवर को, जो कि एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर वहाँ पे मना किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है? और क्या इसे मारना चाहिए था या नहीं? और अगर नहीं तो फिर क्या करते वो लोग वहाँ पे, जिनको खतरा महसूस हो रहा था कि उसने बहुत 4-5 पर्सन्स के ऊपर उसने अटैक किया और उनकी डेथ भी हो सकती थी लोगों की वहाँ पे, और किस सिचुएशन में थे, और आप भी इसके बारे में बता सकते हो। देन नेक्स्ट जो है न्यूज़ है लास्ट आज, सुप्रीम कोर्ट रैप्स गवर्नमेंट फॉर नॉट रिप्लाइंग टू जयराम्स प्ली। ये यूनियन गवर्नमेंट, यहाँ पे एक मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, और इन्होंने जब आरटीआई के अंदर अमेंडमेंट्स की गई तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसे चैलेंज किया इन अमेंडमेंट्स को। और सुप्रीम कोर्ट ने तभी 2020 के अंदर, जनवरी 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया, और अब तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और मतलब इनको कोई जवाब नहीं दिया गया। द वॉइस ऑफ आरटीआई हैव बीन चैलेंज्ड। बेंच ऑफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ एंड एम आर शॉ आस्क्ड द गवर्नमेंट। उन्होंने पूछा कि क्यों अभी तक इस पे कोई काम नहीं हुआ। बेंच गेव द गवर्नमेंट 2 वीक्स का भी टाइम दिया है कि रिप्लाई करें इसके ऊपर। द मोदी गवर्नमेंट अंडरमाइन द सेंक्टिटी ऑफ आरटीआई एक्ट, जिसे अभी रिसेंटली अमेंड किया गया था 2019 के अंदर थ्रू अमेंडमेंट्स। Then, when I challenged it in Supreme Court, the government failed to respond to Supreme Court's notice for more than a year. I hope that government will take this matter seriously at least now. Mr. Ramesh, through advocate Sunil, ये जो उनके advocates थे, has contended that the RTI Amendment Act of 2019 and its rules cripple the objectivity and independence of Central Information, जो कमिश्नर हैं उनकी इंडिपेंडेंस को लेके वहाँ पे क्वेश्चंस उठते हैं। The top adjudicatory body under the act by bringing under the yoke of the government उसे अपने हाथ में ले रही है। ये इसके अंदर कहा गया था, आप अमेंडमेंट्स इसके पढ़ सकते हो। The amendment act received the president's assent in August 1, 2019। देखिए, आज भी जो थोड़ा सा लेट हो गया, और उसके लिए वी विल ट्राई कि जल्दी ही हम उसे सेम टाइम पे 9 AM को हम इसे लेके आ जाएं डीएनए को। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स रहती हैं, और ज़रूर हम इसे टाइम पे अभी कल से जो है 9 AM को आएगा, और बाकी भी जो वीडियोस हैं वो भी आएंगी। और आप ज़रूर इसे सपोर्ट करते रहिए। जो भी आपकी क्वारीज हैं आप व्हाट्सएप के ऊपर यहाँ पे पूछ सकते हो, जो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है वहाँ पे आप पूछ सकते हो क्वारीज। और उसके अलावा टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है वो भी आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, और काफ़ी सारी जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रहती है आपको वहाँ पे मिल जाएगी, इसकी PDF PPT मिल जाएगी। और फेसबुक पेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। ज़रूर इसको शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो आने वाली नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।